नमस्कार, मैं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी पर अचानक संकट विरोधियों ने पैदा कर दिया और आरएसएस भी अपना खेल शुरू कर दिया है। अब एक ऐसे संकट के दौर से हमारे देश के प्रधानमंत्री गुजर रहे हैं कि चाहत और इच्छा तो बहुत बड़ी है और उस इच्छा में व्यवधान बहुत है। कहते हैं कि गलत काम जो होता है वह गलत ही होता है और एक झूठ को छिपाने के लिए हजारों झूठ बोलने भी पड़ते हैं। इस वक्त आरएसएस हो या फिर मोदी शाह की जोड़ी हो, इसी दौर से गुजर रही है। लेकिन इस बीच हमारे देश के युवाओं का भविष्य बहुत बड़े संकट में आ गया है और युवाओं को लेकर जो आने वाले वक्त के भविष्य है हमारे देश के, उनको लेकर यह सरकार के अंदर थोड़ी भी गंभीरता नाम की चीज कुछ है भी नहीं। और दूसरी एक बड़ी चीज आप दर्शकों को बता दो कि यह सरकार उन युवाओं के लिए कुछ करने भी वाले नहीं, क्योंकि इसके पास कुछ बचा ही नहीं है। और जब इतना कुछ है तो फिर यह चिंता का विषय है कि व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं और सरकार लाचार है, लेकिन फिर भी घमंड है। रस्सी जल गई है, ऐठन नहीं किया। इस बीच दो चीजें जो बड़ी महत्वपूर्ण है कि आखिर मोदी पर संकट आ क्यों रहा है, क्योंकि मोदी संकट के लिए ही बने ही हुए हैं। इनका हर एक दिन अग्नि परीक्षा होता है और खासकर 2024 चुनाव जीतने के बाद 240 पर जब आ गई भारतीय जनता पार्टी, बहुमत खो चुकी, अल्पमत में आ गई और सहयोगी दलों के साथ बनी, तो हर एक दिन अग्नि परीक्षा से ही गुजरने लगा इस सरकार का। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रवैये और नीतियां जो रही, वह कहीं न कहीं अपने आप को बचाने वाली रही, क्योंकि अब प्रधानमंत्री ने कौन सा ऐसा कार्य किया है जिसके लिए इतना झुकते हैं, यह मैं नहीं जानता। यह तो वही जानेंगे और वही बता पाएंगे कि अमेरिका के सामने अपनी इतनी बेइज्जती क्यों करा रहे हैं। हकीकत यह है कि मोदी अपनी बेइज्जती नहीं करा रहे, मोदी 140 करोड़ लोगों की बेइज्जती करा रहे हैं। दूसरा, प्रधानमंत्री की कुर्सी पे एक संवैधानिक कुर्सी पर है, लेकिन उस संविधान को नहीं मानते। ऐसे में विरोधियों ने जो पैदा कर दिया है इनके ऊपर, प्रधानमंत्री के ऊपर संकट अचानक, दो तीन कारण है, बड़े ध्यान से समझिएगा इसे। अब नीट पेपर लीक, आप दर्शकों को पता है, जो 22 लाख बच्चों का भविष्य दांव पर लग गया और कल री एग्जाम हुआ। री एग्जाम में बहुत से बच्चे पेपर नहीं दे पाए, बहुत से बच्चे पेपर नहीं दे पाए, उनका एक साल खराब हो गया। और नीट में मात्र 3 चांस मिलते हैं बच्चों को, 3 चांस के बाद कोई चांस नहीं मिलेगा, चाहे पेपर लीक हो चाहे री कुछ भी हो, तीसरा 3 के बाद चांस नहीं मिलेगा। कल 2-2 मिनट के लिए बच्चों को वापस कर दिया गया, 2-2 मिनट के लिए। ट्रैफिक में कोई जाम, कोई किसी का ट्रेन लेट, किसी का, अब ट्रेन लेट है, आदमी कैसे आएगा, उड़ के तो आएगा नहीं। और सेंटर इतने दूर दूर डाले गए कि बच्चे समय से पहुंच पाना बड़ी मुश्किल है। और कई लोग ऐसे पकड़े गए हैं जो विद्यार्थी तो, छात्र तो कोई और है और एग्जाम देने कोई और गया है। डॉक्टरों की झुंड में ऐसा भी देख खबर निकला है। अब इस बीच जो सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी के या विरोधी दल, विपक्ष को बोल ले, विपक्ष विरोध करता है, विपक्ष की पहले बात करते हैं। विपक्ष के अंदर इंडिया गठबंधन, अब इंडिया गठबंधन का नाम लेना भी बेईमानी हो गया। क्यों कि इतना कुछ होने के बावजूद अगर अक्ल ना आए किसी को, फिर उसकी बात ही क्या करना। और दूसरा, सब टूट रहे हैं,
सब टूट रहे हैं लेकिन जुड़ नहीं रहे। अब उद्धव ठाकरे की पार्टी के 6 सांसद एकनाथ शिंदे के संपर्क में आए, या भारतीय जनता पार्टी के लोग। एकनाथ शिंदे की तो हैसियत नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी ही है, भारतीय जनता पार्टी ही बैकअप दे रही है उनको, लेकिन एकनाथ शिंदे की ही मान के चले। एकनाथ शिंदे फ्रंट पे, एकनाथ शिंदे के 6 संपर्क में ऑपरेशन टाइगर चलाया गया। ऑपरेशन टाइगर में 6 सांसद को टारगेट कर दिया गया, लेकिन 7 सांसदों की जोड़ी थी, यानी कि 9 में 2 बचते थे उद्धव ठाकरे के पास, लेकिन एक चला गया तो 6 रहा। 6 भी रहा तो असरदार रहा, लेकिन उस 6 में से एक ने पाला बदल दिया, वह घर वापसी चला गया, उसको उसका जमीर नहीं माना, तो स्थगित करना पड़ा। अब इन 5 की सदस्यता किसी भी कीमत पर रद्द हो जाएगी। अब उसमें से एक ने शिवसेना एकनाथ शिंदे का पार्टी की सदस्यता ले ली। अब एक वक्त पर 2 पार्टी की सदस्यता नहीं हो सकती। अब ऐसे में सदस्यता उनकी सांसदी जाएगी। अब अगर एकनाथ शिंदे के पास 4 लोग हैं और 5 गए हैं, तो 5 की या तो सदस्यता जाएगी या उन 5 को साथ आना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस फिर भी उनके साथ खड़ी रही। किसके साथ? उद्धव ठाकरे के साथ। लेकिन उद्धव ठाकरे के भाई राज ठाकरे का एन वक्त पर एंट्री और सपोर्ट करना उद्धव ठाकरे को। उद्धव ठाकरे बड़े हैं, राज ठाकरे छोटे हैं। राज ठाकरे के तेवर बाला साहब ठाकरे से मिलते हैं, वह जाने जाते हैं तेवरों के। लेकिन उद्धव ठाकरे जो है वह शालीनता, सहनशीलता उनके अंदर बहुत काफी है। वह किसी को लेकर के बहुत ज्यादा पहले आक्रोशित उपरोषित नहीं होते। और राज ठाकरे गर्म मिजाज के। जब राज ठाकरे ने एकनाथ शिंदे, मोदी, शाह को चुनौती दी कि पहले वाला महाराष्ट्र तो मत बना, तो अकल सबके ठिकाने आ गई। ऐसे में कांग्रेस के पक्ष में तो उद्धव ठाकरे शिवसेना का हमेशा से रहा। संजय राउत कांग्रेस को लेकर के हमेशा रहे कि कांग्रेस के साथ ही मिलकर के रहने में भलाई है ऐसे वक्त पर। लेकिन शरद पवार चुप क्यों है? अब दर्शक सोचिए, शरद पवार इंडिया गठबंधन के हिस्सा है। शरद पवार 2024 लोकसभा चुनाव के बाद कह रहे थे कि अब वक्त आ गया है कि जो दल कांग्रेस से निकले हुए थे उन्हें कांग्रेस में विलय कर लेना चाहिए। यह पहली बार किसी ने कहा था तो वह शरद पवार थे। शरद पवार कहे। अब शरद पवार एकदम चुप है और शरद पवार की पार्टी तोड़ने की कोशिश भरपूर की जा रही है। और कहा जा रहा है कि 8 सांसदों में 6 सांसद उनके जाने वाले हैं। 2 उनके खास हैं, एक बेटी सुप्रिया सुले और एक और, बाकी 6 जाएंगे। इस बात की चर्चा है, लेकिन शरद पवार को फर्क नहीं पड़ रहा है। उनकी बेटी सुप्रिया सुले का 1-2 बयान आया, लेकिन उसके बाद कोई बयान नहीं आया। तो क्या शरद पवार स्वयं भाजपा में भेजने वाले हैं सबको? और भाजपा चाहती है कि उनके लोग टूट करके जो दूसरी वाली एनसीपी एनडीए में है उसके साथ में विलय कर रहे, ऐसे ही करा रही है। नया विपक्ष, नई पार्टी खड़ी कर रही है भाजपा, अपने वाली विपक्ष में अपनी विपक्ष खड़ी कर रही है और ओरिजिनल विपक्ष को खत्म कर रही है। ध्यान दीजिएगा, इसे बड़ी गंभीर चीजें मैं बता रहा हूं आप दर्शकों को। अब ऐसे में शरद पवार जो ज्ञान बांट रहे थे और चाणक्य कहे जाते हैं, सारी चाणक्य की गिरी निकल गई है और कहीं ना कहीं शरद पवार कंप्रोमाइज है। ध्यान दीजिए, शरद पवार कंप्रोमाइज है। तो उद्धव ठाकरे हो गए, किसी तरह से अभी बचे हैं, लेकिन बचे रह जाएंगे इस बात की गारंटी नहीं है। शरद पवार टूटने वाले हैं। अब टीएमसी टूट गई, टीएमसी तो टूटी गई और उसे रोक भी नहीं पाएगा कोई। वो हालांकि उसे
की संस्था रद्द हो जानी चाहिए, न नया काल का देगा इंसाफ और न तो देगा चुनाव आयोग और न देगा स्पीकर। वो टूट के इंडिया गठबंधन की दूसरी पार्टी टीएमसी। अब तीसरा आरजेडी बिहार की तेजस्वी यादव, कुछ ज्यादा ही ज्ञानी बाबा है। तो इंडिया गठबंधन में यह भी अपने तामझाम पर ही चल रहे हैं, यह भी इंडिया गठबंधन के साथ रह के भी नहीं है साथ। जैसे ममता बनर्जी थी, तो ममता बनर्जी नहीं थी तो नहीं थी, एक भी सीट कंप्रोमाइज नहीं की, एक भी सीट कांग्रेस को नहीं थी, ना लोकसभा में ना विधानसभा में, बोला अकेली लड़ लो। अब तो ममता को वो हाल हुआ। तेजस्वी अलग है, साथ में रखते हैं, सीटें भी देते हैं, लेकिन हार का कारण बनते हैं क्योंकि वह अमित शाह से कंप्रोमाइज है लैंड फॉर जॉब के मामले में। यानी कि तीसरी पार्टी। नंबर 4 डीएमके 22 सांसद। डीएमके भारतीय जनता पार्टी से कंप्रोमाइज हो गई। कहा जा रहा है तमिलनाडु में नहीं, महाराष्ट्र में नहीं, दिल्ली में नहीं, मैंगलोर में मुलाकात स्टालिन की भारतीय जनता पार्टी से गेस्ट हाउस पे हुई। सोचिए आप दर्शक, जो स्टालिन भाजपा के खिलाफ थे, डीलिमिटेशन को लेकर के मुहिम पूरे साउथ के अंदर छेड़ रखा था, काले कपड़े काले झंडे फहरा रहे थे, वह स्टालिन कंप्रोमाइज हो गए। 22 सांसद, यानी कि चौथी पार्टी। पांचवी पार्टी अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव के पार्टी को तोड़ने के लिए अभी जो माहौल बन रहा है, पहले माहौल तैयार किया जा रहा है। भाजपा के डिप्टी सीएम तक इसमें कूद गए कि तोड़ना क्या है, वो तो हमारे संपर्क में, जब चाहे तब बोल दूं हाँ तो आ जाएंगे तुरंत। ओम प्रकाश राजभर कहते हैं पर्ची अमित शाह तक चली गई। यह सब कुछ है सब, लेकिन अखिलेश यादव भी कोई फैसला नहीं कर पा रहे। लेकिन समाजवादी पार्टी के लोगों को इतना आसान नहीं होगा तोड़ना। अभी तक तो बचे हुए, लेकिन आगे बचे रहेंगे इस बात की गारंटी नहीं। यानी कि इंडिया गठबंधन, दो लोग कांग्रेस के साथ हैं, एक ममता बनर्जी और एक उद्धव ठाकरे। इन दो पार्टियों के अलावा कोई भी इंडिया गठबंधन का व्यक्ति इंडिया गठबंधन में नहीं है, कोई भी। मैं इंक्लूडिंग अखिलेश यादव बता रहा हूं, है सब कोई और कोई भी नहीं है, दो के अलावा। टूटी हुई टीएमसी और टूटने वाली उद्धव ठाकरे की शिवसेना। कितने? दो। बाकी जो पार्टियां इंडिया गठबंधन की हैं उनका कोई वजूद नहीं, उनके न विधायक सांसद कुछ भी नहीं। लेफ्ट की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, लेफ्ट का अब भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन वह बीजेपी में नहीं जा सकते और न बीजेपी को सपोर्ट कर सकते, वह कट्टर हैं, उनकी बात इतना तो माननी पड़ेगी। लेकिन उनके भी रवैये इस वक्त सही नहीं है। अब ऐसे में जो तीन बच रहे हैं, ममता, उद्धव और कांग्रेस, तो उद्धव को एक बार छोड़ दीजिए क्योंकि वह मात्र महाराष्ट्र तक ही सीमित है और ममता बंगाल तक सीमित है। कांग्रेस ही अकेली बच रही है कि पूरे देश में भाजपा को चुनौती दे सकती है और कमान राहुल गांधी ने संभाल रखी है। लेकिन ममता का सपोर्ट अब मिलना शुरू हुआ है और ममता को सपोर्ट क्या करेंगे? ममता को खुद को सपोर्ट की जरूरत है। कांग्रेस खुद सपोर्ट दे रही है कि आप बचे तो रहिए, कम से कम आपका बचना बहुत जरूरी है, क्षेत्रीय दलों का होना बहुत जरूरी होता है। लेकिन अखिलेश यादव अभी भी थोड़ा सा दूसरी दुनिया में, और जिस दिन टूटेंगे सांसद उस दिन शिकंजे में आ जाएंगे। और मोदी वैसे भी अखिलेश यादव को अपना बहुत अच्छा दोस्त बताते हैं कि हमारी, और यह भी कहते हैं कि हमारी बात भी मानते हैं। तो अखिलेश यादव का क्या होगा? मैं यह सारी चीजें आप दर्शकों को इसलिए बता रहा हूं कि आप दर्शक सोचिए, इन क्षेत्रीय दलों को लोकसभा चुनाव में सीटें देकर इस देश की जनता कितनी बड़ी भूल कर रही है।
इन क्षेत्रीय दलों को। अगर यही ममता को, अखिलेश को, शरद पवार को, उद्धव ठाकरे को जो सीटें मिली हैं या स्टालिन को, वही सीटें अगर कांग्रेस को मिली होती तो क्या आज नरेंद्र मोदी और आरएसएस का मजाल था कि चूं भी कर देते? हिम्मत थी। लेकिन यह सब कंप्रोमाइज हो जा रहे हैं, सारे के सारे कंप्रोमाइज हो जा रहे हैं। इसलिए देश को यह सोचना चाहिए कि इन क्षेत्रीय दलों को लोकसभा चुनाव में वोट देकर और एक नेशनल पार्टी जिसने इस देश को आजाद कराया उसे कमजोर करने का मतलब क्या होता है। आज बेरोजगारी, महंगाई, हर चीज जिस हालात में है, इसके जिम्मेदार कहीं न कहीं जनता भी है कि इन क्षेत्रीय पार्टियों को दी, और यह सभी क्षेत्रीय पार्टियां पर्दे के पीछे से उसी सरकार के सपोर्ट में। अब दूसरी महत्वपूर्ण हुई, इन सब ने अलग होकर और अपने अलग अलग तेवर करके कांग्रेस के इरादे को मजबूत कर दिया। यह जैसे टूट फूट हुई, कांग्रेस यह समझ गई कि मुझे तो लड़ना पड़ेगा, यह सब न लड़े लेकिन मुझे तो लड़ना पड़ेगा। देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए हमने लोकतंत्र स्थापित किया था, वह खत्म हो गया तो कुछ चंद लोगों का राज हो जाएगा देश में, और यही यह सरकार चाहती है। ऐसे में जब आरएसएस के ऊपर हथौड़ा ठोका गया, कर्नाटक सरकार द्वारा नोटिस दिया गया कि आप अपने रजिस्ट्रेशन दिखाइए, तब इस सरकार, मोदी सरकार सन्न हो गई और दांव इसका सारा उल्टा पड़ गया। अब और भी यह समझ गई कि जिस तरह से प्रतिदिन बातें खुल रही हैं और प्रतिदिन जिस तरह से क्या नाम की सरकार के एक एक असलियत सामने आ रही है, चाहे राम मंदिर में 200 करोड़ की चोरी, चाहे सभी पार्टियों को तोड़ना, एक आध पार्टी बात समझ जाती, सभी पार्टियों को लाइन से तोड़ रही है। क्यों? इसको 362 चाहिए। क्यों? क्योंकि संविधान बदलना है। लेकिन कांग्रेस इतनी मजबूत है कि इनके सारे किए धरे पे पानी फिर रहा। अब स्टालिन और अखिलेश यादव यह दोनों होने चाहिए और एनडीए गठबंधन से कोई बाहर नहीं जाना चाहिए, तब जाकर के इस सरकार के मकसद पूरा हो सकते हैं, अन्यथा नहीं हो पाएंगे। तो अखिलेश यादव 100% टारगेट में, और टूट गए अगर तो अखिलेश यादव की पार्टी खत्म हो जाएगी, फिर उस पार्टी को वह खड़ा नहीं कर पाएंगे, पहली चीज। दूसरा, आरएसएस के ऊपर जब संकट पड़ा तो मोदी के वजह से पड़ा। मोदी अब आरएसएस के लिए बड़ी चुनौती हो गए। सुब्रमण्यम स्वामी बहुत ही आक्रामक हैं। नितिन गडकरी को कम नहीं आंकना चाहिए। नितिन गडकरी जो हैं, नितिन गडकरी आरएसएस के हैं, जो आरएसएस कहेगा वही नितिन गडकरी कहेंगे। साथ में मोदी के रह करके भी वह नहीं चाहते कि मोदी प्रधानमंत्री रहे, मोदी का बिल्कुल सम्मान वह नहीं करते। इसीलिए वक्त वक्त पर नितिन गडकरी का बयान भी मोदी के खिलाफ आता है और इनके काले चिट्ठे भी खुलते हैं, जबकि वह खुद काले हैं और उनके भी कारनामों में बहुत काले निकल रहे हैं। चाहे हाईवे हो, धस जा रहा है, ब्रिज गिर जा रहा है, अलग अलग चीजें, पेट्रोल में एथेनॉल मिला देना, सारी चीजें हो रही है, वह भी बैकफुट पर है, लेकिन फिर भी वह आरएसएस के ही कहने पे चलेगी। अब ऐसे में दो बड़ी अहम सवाल है कि मोदी संकट में अचानक जो फंसे हैं, बगावत के शिकार हो गए हैं मोदी पहली तो, और आरएसएस अब मोदी को छोड़ेगा नहीं, मोदी रह नहीं पाएंगे, मोदी को आरएसएस खदेड़ेगा जरूर, आज नहीं तो कल, कभी भी देख लीजिएगा। दो पॉइंट्स हमको जिस पर चर्चा करना चाहिए। आरएसएस का मुद्दा इतना बढ़ गया कि अब बीजेपी के वोट बैंक तक बात आ गया। इंडिया गठबंधन के विरोधियों को इतना कुछ तोड़ने के बाद भी विरोधी संकट बन गए हैं मोदी के ऊपर। अचानक कांग्रेस का अचानक एक्टिव होना इस हद तक जो चोट मार रहा है, एक तरफ कर्नाटक सरकार के नोटिस से अब बयान जो हड़बड़ाहट में भाजपा के दलित पर आ गया,
दलितों में बड़ी आक्रोश है कि दलित को नीच मानते हैं या, और उन्हीं का वोट भी चाहिए इन्हें, तो दलित नाराज है। यह सीधा वोट बैंक पर चोट पड़ा। क्यों पड़ा? आरएसएस को बचाने के चक्कर में पड़ गया, भाजपाई आरएसएस को बचाने के चक्कर में दलित पर आ गए, तो इनके चरित्र सामने आ गए कि अच्छा, दलित कहते हैं कि दलित पूछेगा। दलित कौन होता है पूछने वाला कि आरएसएस के डॉक्यूमेंट है कि नहीं? अरे गृह मंत्री ने पूछा, और दलित बाद में, पहले गृह मंत्री है। तो इनकी सारी सच्चाई आ गई। अब इनके भाजपा के अंदर ही जो दलित है वही चिंतित है कि अरे ये कर क्या रहे हैं, इनके अंदर कितना काला और गंदगी भरी हुई है हमारे प्रति, और हमारा ही वोट भी इनको चाहिए। तो यह आने वाले वक्त में बहुत संकट में डालने वाला, वोट बैंक खर्च करने वाला है, और आरएसएस से भी दलित खर्च करने वाले हैं। अब जब बात वोट बैंक तक आ गई है तो नरेंद्र मोदी और आरएसएस में ठन गई है। आरएसएस का नरेंद्र मोदी की वजह से, तो आरएसएस नरेंद्र मोदी को हटाने का प्रयास करेगा और मोदी आरएसएस पर लगाम लगाने का काम करेगा कि आरएसएस रहे न रहे, मोदी को बचा रहना है, अपने आप को बचा रहा है। तो अब दोनों में टकराव वाली परिस्थिति आ गई खुद। अब कौन किसको हटा पाएगा, कौन किसको नहीं हटा पाएगा, यह वक्त बताएगा। दूसरा नंबर 2 पॉइंट जो बड़ी महत्वपूर्ण है, बीजेपी में बड़ी बगावत मोदी की वजह से शुरू हो गया। अब मोदी जिस तरह से जा करके ट्रंप के सामने कंप्रोमाइज और सर झुका करके नजर आ रहे हैं, भाजपा इसका जवाब नहीं दे पा रही है। भाजपा के नेता इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि देश में तन के रहने वाला वहां जाके भीगी बिल्ली बना हुआ है, सोफे में दबक के बैठा हुआ है और सर उसका उठ ही नहीं रहा है, पर्ची देख करके पढ़ता है, जवाब नहीं दे पा रहे हैं भाजपाई। और जब भाजपाई जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो फिर नरेंद्र मोदी के लिए संकट बन रहा है। और देश के अंदर जो राजनीति, कूटनीति या व्यवस्था वाली बात रह गई, तीनों चीज में पूरी तरह से फेल, और खजाना बड़ी तेजी से खाली हो रहा है, बड़ी तेजी से खाली हो रहा है। अब सोचिए कि बेरोजगार होते जा रहे हैं लोग, महंगाई पर काबू नहीं है, कच्चा तेल $80 के तकरीबन आ गया, 116 से 80 पर आ गया, लेकिन रेट बढ़ता जा रहा है, हमारे पास में रेट कम नहीं हो रहा है, और भी आगे बढ़ेगा। कम हो रहा है अंतरराष्ट्रीय रेट और हमारा बढ़ रहा है, यानी कि हमारे पास पैसे नहीं है खजाना में सामान लेने के लिए, बहुत सीमित बचे हुए हैं। और जहां से कम रेट में मिल रहा है हम वहां से नहीं ले रहे, जहां 1.5 गुना रेट में मिल रहा है या 2 गुना पड़ रहा है, हम उस अमेरिका से ला रहे हैं। यही गुलामी है कि अमेरिका के कहने पर मोदी चल रहे हैं, बोल के यह हालात है, नहीं तो यह हालात नहीं रहता। अब भाजपा के अंदर भी लोगों को समझ है, और आरएसएस फंस गया है अपने संगठन को लेकर। अगर कर्नाटक सरकार ने कोई कड़ा एक्शन ले लिया तो आरएसएस के लिए बहुत संकट पैदा हो जाएगा। वह फिर भाजपा तो छोड़िए, भाजपा बचेगी या नहीं बचेगी, आरएसएस बचेगा क्या 100 सालों बाद, इस बात की चिंता अब सताने लगी। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है, जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाते रहूंगा। लेकिन मोदी एक बड़े संकट में अचानक फंसे और बगावत के शिकार भी हो रहे हैं, और विरोधी हावी भी हो रहे हैं इनके ऊपर, और आरएसएस चुप्पा है, अंदर ही अंदर खेल करता है, और वह अपना खेल शुरू कर चुका है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।